14 जुलाई 1789 की सुबह फ्रांस के पेरिस में आतंक का माहौल था। सम्राट ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दिया था। हर जगह ये अफवाह फैली थी कि सम्राट सेना को नागरिकों पर गोलियां चलाने का आदेश देने वाला है। लगभग 7,000 लोग टाउन हॉल के सामने इकट्ठे हुए और लोगों ने एक जनसेना बनाई। हथियारों की खोज में लोग सरकारी दफ्तरों में घुसने लगे। सैकड़ों लोगों के ग्रुप ने बैस्टाइल नाम के किले को तोड़ डाला, जहां पे उन्हें ढेर सारी मात्रा में गोला बारूद मिलने की आशंका थी। बैस्टाइल के इस जेल में लोग वहां के कमांडर को मार देते हैं और वहां के जितने भी कैदी हैं उन सबको छुड़ा लेते हैं। हालांकि इस वक्त बैस्टाइल में सिर्फ 7 कैदी थे। बैस्टाइल का किला सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक था। सम्राट ने इस किले को जेल में तब्दील किया था और इसलिए लोग बैस्टाइल से बहुत नफरत करते थे। बैस्टाइल के किले को लोगों ने पूरी तरह गिरा दिया और किले के जो अवशेष है उन लोगों को बेच दिए जो इसको एज अ मेमोरी अपने घर पे रखना चाहते थे। इस घटना के बाद पेरिस में ऐसी छोटी मोटी घटनाएं होती रही। ज्यादातर जो जनता है वो पावरोटी यानी कि ब्रेड की महंगाई से परेशान थी और इन घटनाओं का अंतिम परिणाम ये हुआ कि लोगों ने राजा और रानी दोनों को मार दिया। हम पढ़ रहे हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में। फ्रेंच रिवॉल्यूशन की इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। 14 जुलाई 1789 बैस्टाइल नाम का जेल गिरा दिया गया और यहीं से फ्रेंच रिवॉल्यूशन की शुरुआत मानी जाती है। लोग नाराज थे उस वक्त के फ्रांस के राजा के डिक्टेटरशिप से, जिसका नाम था लुई 16। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के और भी कई कारण हैं, जिनमें शामिल है आर्थिक असमानता और सामाजिक अन्याय। इन सभी कारणों को वन बाय वन देखते हैं। देखो, फ्रेंच रिवॉल्यूशन 10 सालों तक चली थी, 1789 से लेकर 1799 तक। बैस्टाइल नाम के जेल को गिराने से लेकर नेपोलियन के अराइवल तक फ्रेंच रिवॉल्यूशन की शुरुआत मानी जाती है। अब सबसे पहला सवाल जो हमारे मन में आता है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन से आखिर क्या हुआ, फ्रेंच रिवॉल्यूशन का आउटकम क्या था। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से हुआ यूं कि वहां की जो मोनार्की है, जो राजशाही है, वो खत्म हो गई और वहां पे लोगों ने डेमोक्रेसी स्टैब्लिश कर दी। और लोगों ने ये किया कैसे? वहां के जो राजा और रानी है उनको जान से लोगों ने मार दिया। वहां के राजा और रानी को जान से मार के लोगों ने ये चीज हासिल करी। 1792 तक लोगों की राजा और रानी के साथ ये जंग चली और राजा रानी को खत्म करने के बाद लोगों ने अपनी पार्टी या अपने सरकार को नेशनल असेंबली का नाम दिया। राजा और रानी को खत्म करने के बाद वहां की जो मोनार्की है, जो राजशाही है, वो खत्म हो गई और लोगों ने फ्रांस को रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया। अब हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन के कॉजेस देखते हैं। व्हाट आर द कॉजेस ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन? नंबर 1, सोशल इनजस्टिस, यानी कि सामाजिक असमानता। वहां की जो स्टेट व्यवस्था है उसकी वजह से फ्रांस में सामाजिक असमानता आ गई थी। अब ये स्टेट सिस्टम क्या है ये भी देखेंगे। स्टेट सिस्टम या स्टेट व्यवस्था क्या है? दरअसल उस वक्त का फ्रांस का समाज 3 श्रेणियों में बटा हुआ था, जिनमें शामिल है क्लर्जी, नोबिलिटी और कॉमनर्स। इसी को एंशिएंट रिजाइम बोला जाता था और इसी को हम स्टेट व्यवस्था बोल सकते हैं। फर्स्ट स्टेट में आते थे वहां के क्लर्जी यानी कि प्रीस्ट यानी कि पुजारी लोग, जो वहां का कैथोलिक चर्च चलाते थे। सेकेंड स्टेट में आते थे वहां के नोबिलिटी यानी कि वहां के कुलीन लोग, जिन्हें हम सरदार वगैरह बोल सकते हैं। और थर्ड स्टेट में आते थे वहां के गरीब लोग, किसान, मजदूर वगैरह। और हैरान करने वाली बात यह है कि फ्रांस के 98% जो पॉपुलेशन है, जो जनता है, वो थर्ड स्टेट का हिस्सा हुआ करती थी। और इसमें दिक्कत ये थी कि सारा का सारा टैक्स का जो बर्डन है वो थर्ड स्टेट पर था, यानी कि गरीब किसानों को, मजदूरों को वगैरह टैक्स भरना पड़ता था और इन दोनों को, फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट वालों को, बिल्कुल भी टैक्स भरने की जरूरत नहीं थी। अब इन तीनों को मिलाकर स्टेट जनरल यानी कि असेंबली यानी कि सभा बनती थी, जिसको अधिकार था नए टैक्स और नए रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करने का। राजा खुद से नए टैक्स इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता था, नए टैक्स नहीं लगा सकता था। राजा को इन तीनों स्टेट यानी कि इस असेंबली की अप्रूवल की जरूरत थी नए टैक्स इंट्रोड्यूस करने के लिए। और टैक्स का सारा बर्डन, जैसा कि हमने पहले ही कहा, थर्ड स्टेट यानी कि गरीबों पर था, जिनको ना कोई अधिकार दिए गए थे। और ऐसे में फ्रांस में क्रांति होना, रिवॉल्यूशन होना लाजमी। तो ये थे सोशल कॉजेस, सोशल कारण, सामाजिक कारण, जिनकी वजह से फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई। अब देखते हैं इकोनॉमिक कॉजेस। लुई 16वां के हमेशा युद्धों में रहने की वजह से राज्य की जो तिजोरी है वो खाली हो चुकी थी और अब ये तिजोरी भरनी कैसी थी? तो सिंपल सी बात है, लोगों के ऊपर टैक्स इंट्रोड्यूस करके अब ये सारा पैसा वसूल किया जाने वाला था और टैक्स का सारा बर्डन फ्रांस के गरीबों पर आने वाला था। एक तरफ तो लोग भूख से मर रहे थे, लोगों को 2 वक्त का खाना तक नहीं मिल रहा था, और एक तरफ फ्रांस के राजा और रानी दोनों बेफिजूल खर्चे करके मस्त लाइफ जी रहे थे और ये सारा लोगों का टैक्स मनी था। वही दौर था जब लोगों के ऊपर रूसो जैसे थिंकर्स और फिलोसोफर्स
के विचारों का भी प्रभाव पड़ा था, जो राजशाही यानी मोनार्की का विरोध करते थे और डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते थे। अब फ्रांस के राजा फ्रांस की इकोनॉमिक कंडीशन सुधारने के लिए स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाते हैं ताकि नए टैक्सेस इंट्रोड्यूस करके फ्रांस की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो सुधारी जा सके। ऐसे में फ्रांस की इकोनॉमिक कंडीशन सुधारने के लिए फ्रांस के किंग स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाते हैं ताकि नए टैक्सेस इंट्रोड्यूस किए जाए। थर्ड स्टेट के लोग शुरुआती 2 स्टेट क्लर्जी और नोबिलिटी की पावर को कम करना चाहते थे ताकि पॉलिटिकल इक्वालिटी आ सके। नए टैक्सेस के डर से थर्ड स्टेट के मेंबर्स एक टेनिस कोर्ट में जमा होते हैं। वहां पे वो खुद को नेशनल असेंबली घोषित करते हैं और कसम खाते हैं कि तब तक शांत नहीं बैठेंगे जब तक एक नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना लेते जिसमें राजाओं की शक्तियों को कम किया जाना। 14 जुलाई को लोग बैस्टिल नाम के जेल को गिरा देते हैं क्योंकि ये राजा की निरंकुश सत्ता का प्रतीक था। अब फ्रांस के लोगों के द्वारा वहां के लैंडलॉर्ड यानी कि जमींदारों के घरों को लूटना और जलाना ऐसे हरकतें की जाती है। 1791 में फाइनली एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है जिसमें मिडिल क्लास को बहुत सारे अधिकार थे। राइट्स तो सबको मिलते हैं पर वोट देने का अधिकार सिर्फ उन लोगों को मिलता है जिनके पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी थी या सरकार को अच्छा खासा टैक्स पे करते थे। यहाँ पे मोनार्की को पूरी तरह खत्म नहीं किया जाता, बस राजा की जो पावर्स है उनको थोड़ा सा कम करके राजा को कॉन्स्टिट्यूशन के अधीन किया। कुछ लोग फ्रांस में मोनार्की वापस लाना चाहते थे। ऑस्ट्रिया जो कि राजा यानी कि सम्राट का ससुराल था वो भी राजा का सपोर्ट करता है और युद्ध की शुरुआत होती है। शुरुआती कुछ लड़ाइयों में फ्रांस हारने लगता है। बाद में नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर दिया जाता है और नई जो गवर्नमेंट बनती है इसके बाद उसको नेशनल कन्वेंशनल गवर्नमेंट के नाम से जाना जाता है। इस गवर्नमेंट को बनाने के पीछे का मकसद था कि फ्रांस को देश के अंदर के दुश्मन और देश के बाहर के दुश्मनों से बचाया जाए। ये नेशनल कन्वेंशनल गवर्नमेंट फ्रांस में 1792 से लेकर 1795 के बीच में रही। नेशनल कन्वेंशनल गवर्नमेंट के वक्त ही फ्रांस में हमें सबसे ज़्यादा वायलेंस देखने को मिलता है। नेशनल कन्वेंशनल गवर्नमेंट के जो काम है उसने क्या क्या किया, आइए उस पर नजर डालते हैं। नेशनल कन्वेंशनल गवर्नमेंट में ज्यादातर लोग रेडिकल्स थे। रेडिकल्स उनको बोलते हैं जो प्रेजेंट व्यवस्था में बदलाव लाना चाहते हैं, एक्सट्रीम लेवल के चेंजेस लाना चाहते हैं। इस दौरान किंग लुई 16 अपने ससुराल यानी कि ऑस्ट्रिया भागने की कोशिश करता है पर उसे पकड़ लिया जाता है। ऑस्ट्रिया किंग को सपोर्ट करना चाहता है ताकि फ्रांस में मोनार्की बनी रहे। लुई 16 के ऊपर देश के खिलाफ साजिश करने के आरोप लगते हैं और लुई 16 को इस आरोप में दोषी पाया जाता है और उसको गिलोटिन की सजा मिलती है। गिलोटिन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट था, एक ऐसी चीज थी, एक ऐसी मशीन थी जिससे सर को धड़ से अलग किया जा सकता था। आगे चलकर उसकी वाइफ, उसकी पत्नी एंटोइनेट का भी यही हाल किया जाता है। नेशनल कन्वेंशनल गवर्नमेंट में जो 2 सबसे पॉपुलर लोग थे वो थे जिरोंडिन्स और जैकोबिन्स, और फ्रांस को रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया। जिरोंडिन्स लिबरल विचारों के लोग थे और जैकोबिन्स रेडिकल विचारों के लोग। जैकोबिन्स समाज के गरीबों का प्रतिनिधित्व करते थे, ये समाज में एक्सट्रीम चेंजेस लाना चाहते थे। जैकोबिन्स बहुत खतरनाक विचारों के लोग। ये वॉर का समय था, फ्रांस वैसे तो बहुत सारी परेशानियों का सामना कर रहा था और ऐसे में सत्ता जैकोबिन्स के हाथों में आती है। और जैकोबिन्स में जो सबसे पॉपुलर लीडर थे, उनके लीडर, उनका नाम था रॉबिन्सपियर। जैसे अमीरों की संपत्ति लूटकर गरीबों में बांट देना वगैरह, ये सारे काम रॉबिन्सपियर करते। फ्रांस की डूबती इकोनॉमी को बचाने के लिए ये कई एक्सट्रीम कदम उठाते हैं जिसमें शामिल है अमीरों की संपत्ति, नोबेल्स की संपत्ति, क्लर्जी लोगों की संपत्ति लूटकर गरीबों में बांट दी जाती है और बाद में फ्रांस में जो स्लेवरी है उसको भी खत्म कर दिया जाता है। बट ये सारे काम लोगों के भलाई के लिए जरूर थे, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करने के तरीके रॉबिन्सपियर के बहुत खतरनाक थे। जो कोई भी इनका विरोध करता उसको रिवोल्यूशन यानी कि क्रांति का दुश्मन कह के गिलोटिन कर दिया जाता था। ऐसे में लोग जैकोबिन्स, खास करके रॉबिन्सपियर की नीतियों से परेशान हो जाते हैं और जैकोबिन्स को सत्ता से बाहर खदेड़ देते। 1793 से लेकर 1794 रॉबिन्सपियर का समय था ये, और इस वक्त में हजारों लोगों को गिलोटिन कर दिया जाता है। रॉबिन्सपियर को खुद गिलोटिन कर दिया जाता है और इसके बाद फ्रांस में गवर्नमेंट बनती है, उसको डायरेक्टरी गवर्नमेंट बोला जाता है। अब हम डायरेक्टरी गवर्नमेंट की उपलब्धियां देखते हैं। 1795 में नेशनल कन्वेंशनल गवर्नमेंट ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था उसमें 5 मेंबर का जो ग्रुप था उसी को डायरेक्टरी बोलते हैं। अब फ्रांस का सारा कामकाज इस डायरेक्टरी को ही देखना था। रॉबिन्सपियर की तरह कोई एक आदमी डिक्टेटर ना बने, इसलिए सत्ता को 5 लोगों के बीच बांट दिया जाता है। अब डायरेक्टरी के जो मेंबर्स थे उनको डायरेक्टर बोलते हैं और ये सारे लोग बहुत ज्यादा करप्ट होते हैं। बहुत ही जल्द ये लोगों का सपोर्ट खो देते हैं। अब फ्रांस के लोग थक चुके थे, परेशान हो चुके थे। फ्रांस के लोग एक ऐसा स्टेबल गवर्नमेंट चाहते थे जिसकी वजह से फ्रांस में
सत्ता स्थिर रहे और लोगों का जो जीवन हो वो आसान ये वही वक्त था जब नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस में एक पॉपुलर लीडर के तौर पर उभर रहे थे, जिन्होंने फ्रांस में जो इंटरनल डिस्टर्बेंसेस थे उसको खत्म कर दिया। नेपोलियन बोनापार्ट जनता के बीच इतने पॉपुलर हो गए थे कि जब उन्होंने डायरेक्टरी गवर्नमेंट के खिलाफ मिलिट्री कू किया तो किसी ने भी उनका विरोध नहीं किया। ऑस्ट्रिया प्रशा जो फ्रांस में मोनार्की वापस लाना चाहते थे, इनको भी नेपोलियन ने वॉर में कड़ी शिकस्त दी और नेपोलियन बोनापार्ट की वजह से ही फ्रांस में शांति का माहौल बन रहा था। नेपोलियन बोनापार्ट मिलिट्री कू करते हैं और फ्रांस में काउंसिलेट की स्थापना हो जाती है। काउंसिलेट सिस्टम में सत्ता को संभालने के लिए 3 काउंसिलर्स होते थे। नेपोलियन ने खुद को फर्स्ट काउंसिलर डिक्लेयर किया था और इस तरह नेपोलियन काउंसिलेट सिस्टम में सबसे पावरफुल व्यक्ति बन जाते हैं और वो भी एक डिक्टेटर की तरह राज करने लगते हैं। और इतने पर वो खुश नहीं होते, ढेर सारे प्लेबिसाइट यानी कि जनमत संग्रह करते हैं, जिसमें वो ये दिखाते हैं कि फ्रांस की 99% जो जनता है, जो पॉपुलेशन है, वो उनके साथ है। नेपोलियन अपने सर पर ताज रखते हैं और खुद को फ्रांस का एम्परर घोषित करते हैं। इस तरह फ्रेंच रिवॉल्यूशन का अंत होता है और फ्रांस एक बार फिर से मोनार्की बन जाता है। सवाल यह आता है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन का आखिर फायदा क्या हुआ जब फ्रांस फिर से एक बार मोनार्की बन गया। आइए देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन का महत्व क्या है? फ्रांस को रिपब्लिक बनाने के लिए, फ्रांस से मोनार्की खत्म करके डेमोक्रेसी लाने के लिए लोगों ने कई लड़ाइयाँ लड़ी। कई बार उनको इन लड़ाइयों में जीत हासिल हुई। लोग वहाँ के चुप नहीं बैठे, उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई। मोनार्की खत्म करके आप डेमोक्रेसी ला सकते हो, लोगों की सत्ता देश में ला सकते हो, राजा चाहे कितना भी क्रूर क्यों ना हो, आप अपनी सत्ता देश में ला सकते हो। इसका फाइनेस्ट एग्जाम्पल है फ्रेंच रिवॉल्यूशन।